तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर अनचेंड सिकॉर्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मिस्टर सुनाइडो से कहते हैं अब सिर्फ 2 ही मुजरिम बाकी हैं, मैं अपनी स्पेशल फोर्सेस को आपके साथ भेजता हूँ। पर मिस्टर चेंड इस बात को मना कर देता है और कहता है मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ। और फिर बाकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मिस्टर अनचेंड बाकी को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने सिकॉर्सी को पकड़ने में मेरी मदद करी। और बाकी भी उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब मिस्टर अनचेंड एक कंप्यूटर पर बैठकर पुलिस के डेटा सर्वर से डॉयले की इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि उसने अब तक कितने लोगों को मार दिया है। और इसी दौरान एक वेट्रेस वहाँ पर उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे चाय देते हुए पूछती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक कैदी लग रहा है और हो सकता है कि ये जापान में घूम रहा हो सकता है कि ये तुम्हारे पीछे ही हो। और ये कहते ही उसकी आवाज बदल जाती है और वो जैसे ही वेग उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई वेट्रेस नहीं है बल्कि वो डॉयले ही है जो कि वहाँ पर फेस बदल कर आया था। और ये कितना अजीब लग रहा है यार, इसे देखो तो सही, बन क्या रखा है ये। उसका यहाँ पर आने का एक ही मकसद होता है, मिस्टर अनचेंड को खत्म करना। और फिर मिस्टर अनचेंड उस कॉफी को डॉयले पे गिराने की कोशिश करता है पर डॉयले उस पर हमला कर देता है और फिर वो कॉफी उस पर गिरने के बजाय मिस्टर अनचेंड की आंखों में गिर जाती है। मिस्टर ओलिवा को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। डॉयले इस मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार वार उसके फेस पर करता है। वो ये अटैक अपनी बाजू से करता है जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक ब्लेड होता है। मिस्टर अनचेंड के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और डॉयले से कहता है मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से पकड़ा जा सकता हूँ, किसी में इतना दम नहीं है कि मुझे पकड़ सके, तुम भी मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। मिस्टर ओलिवा उसकी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और वो उस कमरे के डोर को लॉक कर देता है। मिस्टर अनचेंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है अरे तूने तो मेरा दिल ही बना दिया यार, आज मजा आएगा तुझे मारने में, अब मैं कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी ने मेरे चेहरे से आज तक खून नहीं निकाला था पर तुमने ये कर दिखाया। और फिर जैसे ही मिस्टर अनचेंड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। डॉयले उससे कहता है कि मेरे ब्लेड में बेहोशी की दवा थी, उसका प्लान था कि वो डॉयले को बेहोश कर देगा और फिर उस पर हमला करेगा, लेकिन मिस्टर अनचेंड के मसल्स बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं इसीलिए वो दवाई ज्यादा काम नहीं करती। और फिर जैसे ही मिस्टर अनचेंड थोड़ा होश में आता है और उठने की कोशिश करता है तो डॉयले उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। डॉयले उसे बताता है कि मेरी पूरी बॉडी में ब्लेड्स लगे हुए हैं, मैं एक चलता फिरता ब्लेड हूँ। अब मिस्टर अनचेंड नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो जैसे ही नीचे लेटा होता है वो डॉयले की टांग को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए जमीन पर पटक देता है। वो इतनी जोर से उसे पटकता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। सभी पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि शायद अर्थक्वेक आया है और अब डॉयले बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। डॉयले अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पा रहा होता और मिस्टर अनचेंड उसे कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन इसी दौरान मिस्टर अनचेंड की उंगलियां कट जाती हैं। उसकी नजर जैसे ही डॉयले के कॉलर पर पड़ती है तो वो देखता है कि वहाँ पे छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ही उसकी उंगलियां कट गई थी। डॉयले इस मौके का फायदा उठाता है और अब डॉयले एक नाइफ निकालकर उसके पेट में घुसा देता है। डॉयल को समझ आ जाता है कि वो मिस्टर अनचेंड को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर और शिबुकावा वहाँ पर आ जाते हैं और वो कमरा खोलकर देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून पड़ा है और मिस्टर अनचेंड बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है, लेकिन वो फिर भी अपने कदमों पर खड़ा है। मिस्टर अनचेंड मजाक करते हुए कहता है तुम पुलिस वाले अपनी लड़कियों को क्या खिलाते हो बे? नहीं उसने मेरे पेट में चाकू घुसाया बल्कि मुझे पटक पटक कर मार दिया। और फिर मिस्टर अनचेंड एयर डक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो छत से यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है। अब मिस्टर अनचेंड शिबुकावा की तारीफ करते हुए उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्या मैं आपकी ताकत का छोटा सा नमूना देख सकता हूँ? और ये बोलते हुए वो शिबुकावा से हाथ मिलाने की कोशिश करता है और शिबुकावा का हाथ दबाने लगता है। वो मिस्टर अनचेंड की ताकत को उसी के खिलाफ यूज करता है और उसका हाथ दबाते हुए उसे जमीन पर लिटा देता है। इस तरफ हम डॉयले को देखते हैं जो कि एक ट्रेन की खिड़की के बाहर चिपका हुआ होता है। सभी पैसेंजर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है। और इस तरह शिबुकावा मिस्टर अनचेंड का हाथ नहीं छोड़ रहा होता और उसका हाथ दबा रहा होता है और अब उन तीनों की नजर जूडो ट्रेनिंग एरिया पर पड़ती है और अब वो तीनों उस जूडो क्लास में आ जाते हैं। अब मिस्टर अनचेंड जूडो वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करता है पर वो ड्रेस उसे फिट नहीं आती और अब वो अपने दोनों कंधों से उस शर्ट को फाड़ देता है और अपने डोले शोले दिखाते हुए कहता है अब बिल्कुल ठीक है, अब मैं आसानी से लड़ सकता हूँ। मिस्टर अनचेंड सुनाइडा से कहता है कि मैं आज ही गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ से चला जाऊंगा। वो इंस्पेक्टर से कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें पहले बेसिक्स के बारे में तो पता नहीं है पर अब तुम यहाँ के सबसे कम ताकतवर फाइटर से लड़ोगे। मिस्टर सुनाइडा का सामना वहाँ के सबसे कमजोर स्टूडेंट से होता है और उसे रूल्स के बारे में समझाने लगता है। और अब मिस्टर अनचेंड जिसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है और ताकत के अलावा उसके पास और कोई भी टेक्निक नहीं होती। और फिर जैसे ही उन दोनों का मुकाबला होता है मिस्टर अनचेंड उस पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और उसे हरा देता है। और अब इसके बाद वहाँ के सबसे ताकतवर फाइटर को बुलाया जाता है मिस्टर अनचेंड के साथ फाइट करने के लिए और उसकी हाइट और मसल्स मिस्टर अनचेंड से डबल होते हैं। और फिर जैसे ही उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है तो मिस्टर अनचेंड देखते ही देखते उसे भी हरा देता है और उसे चारों ओर घुमा रहा होता है। वो झूला झूल रहा होता है उसके साथ ऐसा लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अब उन दोनों में राउंड 2 शुरू हो जाता है और फिर मिस्टर अनचेंड को हराना तो दूर की बात है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई पेड़ किसी रस्सी से बांध रखा होता है किसी ने और वो 2 रस्सियों की मदद से उस पेड़ को खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही मिस्टर अनचेंड एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स को हरा देता
है वहाँ पे शिबुकावा भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जैसे ही उन दोनों में फाइट शुरू होती है तो मिस्टर अनचेंड उसे कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन शिबुकावा जो कि डोजो का मास्टर है वो अपने पाँव के अंगूठे को जमीन पर लगाते हैं और दूर हो जाते हैं उससे। और फिर जैसे ही उसकी नजर उसके राइट हैंड पर पड़ती है तो उसका राइट हैंड लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, वो मुड़ जाता है। मिस्टर शिबुकावा ने अपनी आई की टेक्निक को यूज किया होता है उस पर, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट की पावर को उसी पर अप्लाई करके उसे हरा देता है। और फिर वो कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए कोई बेल्ट वेल्ट, मैंने लड़ रहा है इस बंदे से। लेकिन मिस्टर शिबुकावा उसकी इस फाइट से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उसे वो ब्लैक बेल्ट दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कात्सुमी अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है, वो भी एक बहुत अच्छा फाइटर होता है और उसका नाम शिनोगी कोशो होता है। उसकी ये खासियत होती है कि वो अपने ओपोनेंट की वेन्स को काट सकता है। कात्सुमी शिनोगी से सबको मिलवाता है और अपने स्टूडेंट से कहता है ये आपके टीचर हैं, आज से तुम्हें इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। शिनोगी जो कि उन 5 क्रिमिनल्स को पकड़ाने में कात्सुमी की मदद कर रहा होता है, ये दावा करता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और मैं कायोरेत्सु को भी आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद हमें डोयले को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात गैरी स्ट्राइडोम से होती है। ये बाकी के डैड यूजिरो हानामा का एक दोस्त होता है और फिर डोयले उसे बता रहा होता है कि मेरी बॉडी के हर पार्ट में मैंने कुछ वेपन्स को ऑपरेशन करने के बाद एडजस्ट करवाया हुआ है, यहाँ तक कि मेरे पास स्विचेस भी हैं उन सभी को ऑन करने के। और तभी शिनोगी वहाँ पर आ जाता है और कैप्टन गैरी पर अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देता है। और फिर उसका दूसरा अटैक डोयले पर होता है। शिनोगी जैसे ही उसे किक मारता है तो डोयले तड़पना शुरू हो जाता है और फिर वो जैसे ही अपने हाथ के इशारे से अपनी बॉडी में लगे हुए वेपन्स को स्विच ऑन करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही शिनोगी उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है। और फिर जैसे ही डोयले जमीन पर गिर जाता है तो शिनोगी से पूछता है क्या तुम्हारे पास इन ब्लेड्स को यूज करने के अलावा कोई और अटैक नहीं है? और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने हाथ में लगाए हुए एक धमाकेदार डिवाइस को ऑन करता है जिससे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हो जाता है और उसका जबड़ा टूट जाता है। शिनोगी खड़ा होता है और अपने जबड़े को दोबारा से ठीक कर लेता है और फिर जैसे ही डोयले अपने सारे के सारे वेपन्स को ऑन कर लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, शिनोगी जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार ये कौन सा अटैक करने वाला है अब। तो इसी दौरान डोयले अपने हाथ में से एक चाकू निकालकर एक धमाका करता है उस पर। वो धमाका शिनोगी के फेस पर जाकर लगता है और एक दीवार के साथ टकरा जाता है और अब उसका चेहरा तकरीबन पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब कैप्टन गैरी डोयले से कहता है तुम तो कोई फेयर फाइट करते ही नहीं हो, तुम्हारे तो पूरी बॉडी के अंदर वेपन्स ही वेपन्स हैं। डोयले से कहता है अरे मुझे बस जीतने से मतलब है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ जैक हानमा कायोरेत्सु से मिलने पहुंच जाता है। जैक हानमा बाकी का सौतेला भाई होता है लेकिन यूजिरो हानमा का सगा बेटा होता है। कायोरेत्सु से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि इसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है, या तो इसने कोई ऑपरेशन कराया है या तो कोई और ही है ये। अब इस तरफ हम देखते हैं कि शिनोगी डोयले से बुरी तरह से हार जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिसका इलाज एक बेहतरीन डॉक्टर कर रहा होता है जो कि शिनोगी का ही छोटा भाई कुरिया शिनोगी होता है। कि वह डॉक्टर होने की वजह से वो मेडिकल की सभी चीजों के बारे में जानता है, इसलिए उसकी फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है। जैक हानमा की हाइट को बड़ा करने में कुरिया का ही हाथ होता है। जैक हानमा को काफी तकलीफ तो होती है पर वो और बेहतर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोयले और कायोरेत्सु की मुलाकात फिर से हो जाती है जो कि एक बार में होते हैं। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कायोरेत्सु उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट आई जख्मी हो जाती है और डोयले वाइन फेंकने के बाद उस पर आग लगा देता है। डोयले जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लग जाता है और अपनी जैकेट के अंदर से बहुत सारे वेपन्स को निकालकर जिसमें छोटी छोटी कुनाई होती है डोयले की बॉडी पर मारना शुरू कर देता है और डोयले की पूरी बॉडी पर कुनाई कट जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। डोयले पहली बार किसी से इतना ज्यादा डर रहा होता है। वो अपनी जान बचाकर दरवाजा खोलता है और वहाँ से भागना शुरू हो जाता है लेकिन कायोरेत्सु उसे पकड़ लेता है और अपनी तलवार निकालकर उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा सा क्रॉस बनाते हुए उस पर अटैक कर देता है। डोयले की चीखें निकल जाती हैं। वो इस कदर हैरान होता है कि ये लोग जो पहले बिल्कुल रूल्स के साथ फाइट करते थे, फेयर फाइट किया करते थे, अचानक से इन लोगों को क्या हो गया। अब डोयले भागते भागते अपने नाक से बहने वाले खून को कायोरेत्सु की आंख पर मारता है। वो एक स्मोक ग्रेनेड का यूज करता है और एक गटर के पास लगाकर नीचे जंप लगा देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। कायोरेत्सु को लगता है कि पक्का वो यहाँ से नीचे कूद गया है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अचानक से ही कायोरेत्सु के पीछे आ जाता है और वो कायोरेत्सु की स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करता है पर कायोरेत्सु उसके इस हमले से बच जाता है। डोयले अपनी पूरी जान लगाता है पर उसे फिर भी हरा नहीं पाता और वो घुटने टेक देता है और उसे कहता है तुमने लड़ाई की शुरुआत में ही मेरी लेफ्ट आई को जख्मी कर दिया था, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। वो जैसे ही अपने फाइनल वेपन को बाहर निकालता है तो वो डोयले की बॉडी पर लगी हुई सभी कुनाइस को रिमूव कर देता है। डोयले से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो अभी। कायोरेत्सु से कहता है मैं तुम पे जरा भी रहम नहीं करने वाला, जो तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, फिर तो बैंड बजाने वाला हूँ मैं। और फिर डोयले से कहता है पर तुम तो रुक गए हो, तुम अभी भी मुझ पर रहम कर रहे हो जिस तरह तुम्हारे दोस्त यूज करता है जो कि उसने अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाई होती है। लेकिन कायोरेत्सु एक जंप लगाता है और उससे बच जाता है और फिर वो एक जोरदार किक डोयले के मुंह पर मारता है। डोयले तकरीबन मरने ही वाला होता है लेकिन इसी वक्त जैक हानमा पीछे से वहां पर आ जाता है और एक नींद वाला इंजेक्शन कायोरेत्सु के लगा देता है और कायोरेत्सु बेहोश हो जाता है। और फिर जैक हानमा डोयले से कहता है बेटा अभी तो मैंने तेरी जान बचा ली है पर तुम तैयार हो जाओ, तुमसे मैं बहुत ही जल्द फाइट करने वाला हूँ। जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारे जख्म भर जाएंगे, तेरा और मेरा मुकाबला होगा। और फिर जैसे ही जैक हानमा वहाँ से जाने लगता है तो डोयले
डोयले की नजर दो चोरों पर पड़ती है। क्योंकि कायोरेत्सु बेहोश पड़ा होता है, वो उसकी जेब से पैसे चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोयले उनसे फाइट करके उन्हें भगा देता है और डोयले वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक डॉग कायोरेत्सु पर भौंक रहा होता है। डोयले को इस बात का एहसास होता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए यार। इसी वजह से डोयले पूरी रात कायोरेत्सु की हिफाजत करता है और अगली सुबह जब कायोरेत्सु को होश आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि डोयले पूरी रात उसको प्रोटेक्ट करता रहा। यानी कि वो इतना खतरनाक मुजरिम था, फिर भी उनके भी कुछ असूल होते हैं। वो उसके लिए पूरी रात वहाँ पर रहा था, जिसे देखकर कायोरेत्सु काफी ज्यादा खुश होता है और कायोरेत्सु को रियलाइज होता है कि पूरी रात खून बहने की वजह से ये कोमा में चला गया है, क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता और इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा मुझे। और फिर देखते ही देखते कायोरेत्सु डोयले को लेकर जंप लगाते हुए शिनशिनकाई डोजो के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही डोयले को होश आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो कहाँ पर है, ये क्या, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके आया। और फिर कायोरेत्सु उसे बताता है कि तुम्हें ब्लड की कमी हो गई थी और मुझे पूरी रात प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने तुम्हें ब्लड दिया है और तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। कायोरेत्सु के वहाँ से जाते ही डोयले फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और शिनशिनकाई एकेडमी के बाकी सभी मेंबर से मिलता है। तो वो उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों ने मुझे खून दिया और मेरे लिए बेहतरीन खाना भी बनाया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जल्दी चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ। ये सुनकर कात्सुमी भी आगे आ जाता है और अपने स्टूडेंट से कहता है तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इससे अकेला ही फाइट करना चाहता हूँ। और फिर डोयले कात्सुमी से कहता है कि तुम एक कराटे मैन हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे ही यूनिफॉर्म में करना चाहता हूँ। और फिर डोयले एक यूनिफॉर्म पहन लेता है, पर वो एक कराटे का यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि वो एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जिसे पहनने के बाद आग उस पर असर नहीं करती। तो डोयले इस मौके का फायदा उठाता है और चारों तरफ गन पाउडर छिड़क देता है और लाइटर से आग लगा देता है। ये क्या बंदा है यार, इन्होंने अभी इसकी जान बचाई थी और ये बंदा फिर से इन पर ही हमला कर रहा है, मतलब क्या ही है ये डोयले। खैर सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है और उस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और डोयले उस बिल्डिंग से आराम से निकल रहा होता है। पर तभी चलते चलते उसकी मुलाकात डोपोरोची से हो जाती है, जिसे देखकर डोयले सोचता है यार क्या है, अभी तो अपनी जान छुड़ाई है मैंने इनसे और अभी मेरा सामना ये डोपोरोची से होने वाला है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और फिर डोयले खुद ही बता देता है उसे कि मैं तुम्हारे सभी के सभी स्टूडेंट्स को जलाकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। डोपोरोची से कहता है तुम्हें तो बेटा मैं देखता हूँ, आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और ये कहते ही डोपोरोची अपनी कैप उतारकर डोयले की तरफ फेंकता है, लेकिन डोयले उसकी इस टोपी को बीच में से काट देता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि डोपोरोची का पंच डोयले के फेस के सामने आ जाता है बिल्कुल, लेकिन डोपोरोची अपने इस पंच को रोक लेता है और उससे कहता है तुम हमेशा की तरफ भागना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है बेटा, भाग लो यहाँ से। लेकिन डोयले वहाँ से भागता नहीं है। अब डोपोरोची अपना कोट उतार देता है, तुम्हें बेटा जो हथियार यूज करने हैं तुम करो, और अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं कराटे यूज ना करूँ तो अभी भी बता दो, मैं कराटे भी नहीं यूज करूंगा, लेकिन तुम चाहो कुछ भी यूज कर सकते हो। डोयले ये सुनकर एग्री करता है और कहता है तुम जैसा लड़ना चाहते हो मैं भी वैसे ही लड़ूंगा। और फिर जैसे ही पहला अटैक डोयले उस पर करता है, पोरोची उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और एक जोरदार मुक्का डोयले के मुंह पर मारता है। डोयले देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसने तो मुझे कहा था कि मैं कराटे का यूज नहीं करूंगा, तो फिर ये कराटे का यूज क्यों कर रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही डोयले की आंख खुलती है तो वो कात्सुमी के पास ही बैठा होता है और वो समझ जाता है कि डोपोरोची ने मुझे नॉकआउट करने के बाद अपने बेटे के पास भेज दिया है ताकि ये मुझे मारे। कात्सुमी उससे पूछता है तो हाँ भी मेरे साथ लड़ोगे तुम, लेकिन डोयले उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी होती है और इतनी सारी फाइट्स के बाद डोयले की बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। और फिर जैसे ही कात्सुमी एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारता है तो डोयले बेहोश हो जाता है और फिर कात्सुमी से कहता है ये तुम्हारा ही लड़ने का तरीका था बेटा, तुम्हें शौक है ना हर जगह पंगे लेने का, हार का मजा चखना था ना तुम्हें, ऐसा लग रहा है अब हर जगह से तो पिट के आए हो तुम। बेटा हम लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, शुक्र मनाओ तुम तो कब के मर चुके होते। डोयले उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी होती है और अब वो थक चुका होता है इतनी सारी फाइट्स करके। अब डोयले चुपचाप वहाँ पर लेटा होता है और वो फिर से चालाकी से अपने वेपन्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तो कात्सुमी उसके इस हरकत को पहले ही रोक देता है और अब वो इतनी मार खाता है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता और फिर डोयले पूरी रात बेहोश रहता है। और फिर जैसे ही अगले दिन उसे होश आता है तो वो देखता है कि अब कात्सुमी नहीं उसका एक स्टूडेंट उसके सामने खड़ा है और वो उसे बताता है कि तुम ये फाइट जीत चुके हो। डोयले को इसकी बात पर यकीन नहीं आता कि ये क्या, मैं कैसे जीत गया, मैं तो हार गया था। और फिर वो स्टूडेंट उसे बताता है कि दरअसल कात्सुमी के डॉक्टर ने उसे बताया था तुम मार्शल आर्टिस्ट का काम लोगों से फाइट करना और उनकी हड्डियों को तोड़ देना होता है, लेकिन हम डॉक्टर्स का काम होता है उन टूटी हुई हड्डियों को रिपेयर करना। और अगर तुम ऐसे ही उससे फाइट करते रहे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलने वाला और एक दिन वो ऐसे ही मार खाते खाते मर जाएगा। और कात्सुमी उस डॉक्टर की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है और डोयले की जान को बख्श देता है। और फिर ये सब कुछ जब डोयले को पता चलता है तो डोयले कात्सुमी की इंसानियत देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो कात्सुमी के पास जाता है और अपने घुटने टेक देता है और कहता है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम जीत गए कात्सुमी, आई एम रियली सॉरी। अब इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, यानागी का टीचर होता है और उसी ने यानागी को पॉइजन टेक्निक के बारे में बताया होता है जो कि यानागी का स्पेशल वेपन होता है। वो इस टेक्निक को इतना ज्यादा मास्टर कर लेता है कि वो इस बंदे को भी हरा देता है। अब यानागी का टीचर मित्सुनारी को बताता है कि यानागी जो
पॉइजन गैस यूज करता है वो दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों से हासिल किए जाने वाले जहर से बनता है और इसका एक लिक्विड बनाया जाता है। और जो भी फाइटर इस गैस का यूज करना चाहता है वो अपना हाथ बार बार इस जहर से भरे हुए डिब्बे के अंदर मारता है, जिससे कि वो पॉइजन उसके हैंड्स के साथ चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके हैंड्स में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और कोई भी बंदा जब इस जहर को अपने हाथों में लगाकर अपने ओपोनेंट के खिलाफ यूज करने वाला होता है, हर दिन 7 मिनट तक इस जहर के डिब्बे में डुबो कर रखेगा और फिर जैसे ही उस यूजर का हैंड इस जहर को एक्सेप्ट कर लेता है तो अब वो जिस चीज को भी हाथ लगाएगा उस पर जहर का असर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेट्रो पुलिस स्टेशन में एक दीवार में बड़ा सा छेद दिखाया जाता है, जिसका मतलब है किसी और सी